गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा 8 पाठ 2 बसंत भाग 3 से पाठ 2 का लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा। तो मैंने आपके ग्रुप में क्वेश्चन आंसर का PDF डाल दिया है और व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन जो मैंने खुद से भी बनाए थे और आपकी बुक से भी रिलेटेड थे, तो वो सब चीज़ें मैंने आपकी PDF में आपको PDF के तौर पे दे दिया है। वो सब कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा बेटा वहाँ पे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ, पहले तो आप ये जान जाइए कि किसने लिखा है इसको। इसके लेखक हैं कामतानाथ जी, जो यहाँ पे मैंने बताया है आप लोगों को। और आपके लेसन का नाम यानी पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF बनाकर आपके ग्रुप में डाल दूंगी। आप सभी लोग उसे अच्छे से कर लेंगे। पहले इस लेसन को समझ लीजिए आप लोग, इसमें बताया क्या गया है, इसको पढ़ना होगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या बताई गई है बातें। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कामतानाथ जी ने एक ऐसी परंपरा, ऐसा मान लीजिए कार्य के बारे में यहाँ पे बताया है जिसका प्रचलन खत्म हो चुका है लगभग। तो उसी से जो इसमें कुछ किरदार हैं जो उससे जुड़े हुए हैं और उसको एकदम भावनात्मक तरीके से बनाए हुए हैं, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए बुक आप सभी लोग निकालिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। यानी वो जो लाख होता था, जो चूड़ियां बनाता था लाख की, वहां पे वो बच्चा खेलने जाता था और जब वो वहां पे जाता था तो वो उसी लाख से छोटी छोटी गोलियां रंग बिरंगी बनाकर उसको देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, यानी जिसके पास वो जाता था उसका क्या नाम था बेटा? बदलू। तो वो लेखक कह रहा है कि वैसे तो मुझे बदलू मामा उसे कहना चाहिए था, क्योंकि वो उसके मामा के गांव से था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी जिस गांव में बदलू रहता था उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। तो ये जो बच्चा था वो गया था अपने मामा के गांव, तो वो भी उसको मामा न कहकर बदलू काका कहेंगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल की भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी हुआ करती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उसमें रंग करा करता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी बात थी। बगल में ही उसका हुक्का भी रखा रहता था जिससे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लल्ला कहके बुलाया करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर
बना लेने पर वह उससे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की चूड़ियां हो। यानी वो इस प्रकार से उस बेलन पे चढ़ा के देखता है जैसे किसी के हाथों में चूड़ियां रहें तो वो कैसी लगती है। बदलू मनिहार था। मनिहार एक प्रकार की जाति होती है, तो वही बता रहा है कि बदलू एक मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब उसके पुरखों द्वारा तैयार किया गया हुआ एक पेशा, जो जैसे माँ बाप करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर उनके बच्चे करते हैं, यानी ये पैतृक पेशा हो गया। वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाया करते थे। यानी पहले लाख की चूड़ियों का बहुत महत्व रहता था। बहुत लोग लाख की चूड़ियों का यानी उसके समय में उपयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वह परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्त्र विनिमय का तरीका था। यानी वस्त्र विनिमय मतलब ऐसा होता है जैसे सामान के बदले सामान, जैसे हम लोग सामान के बदले पैसा देते हैं, तो उस तरह से नहीं, सामान के बदले सामान। पहले के कुछ कारीगर जैसे बढ़ई होते थे और माने ये जो लकड़ियों से मूर्तियाँ बनाते थे। यानी पहले के लोगों का जैसे किसी सामान को बनाते थे तो उसके बदले में अनाज लेते थे, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, चना, ये सब चीज़ें लेते थे, यानी पैसा नहीं लेते थे। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। ये मुहावरा है, लोहे लग गए थे, यानी बहुत मुश्किल से वो मानती थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपये जो दे देता था वो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में से कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता। कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता। यानी उसको इस बात से चिढ़ थी कि इसने लाल की चूड़ियाँ न पहनकर कांच की चूड़ियाँ पहनी। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे शहर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में अब सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, फिर भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आता है। यानी वो व्यंग करता हुआ कहता है कि जो उनकी कलाइयाँ होती हैं वो बेहद नाजुक होती हैं, अगर उनमें लाख की भारी भरकम चूड़ियाँ डाल दी जाए तो वो क्या हो जाएंगी, मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ, यानी वो जो लेखक था वो उसी लालच से उसके यहाँ जाता था कि मैं जाऊँगा तो 2-4 गोलियाँ तो मिल ही जाएंगी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला आता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यानी उनके पिता कार्यरत रहे होंगे, तो उनकी जब बदली हुई तो उनको भी उनके साथ जाना पड़ा। तो इस वजह से वो बहुत दिनों तक अपने मामा के गांव नहीं, लगभग 8-10 वर्षों तक वो नहीं जा पाए। और 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। यानी जब इंसान बच्चा रहता है तो उसकी रुचि जो है खेल खिलौने में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई और तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं जो उसको इन सब से दूर करती हैं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने
गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी उसे याद आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिल लूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पे नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि वो कितने दिन बाद गए थे, कितने वर्षों बाद, 8-10 वर्ष बाद। जब वो छोटे थे तब वहाँ पे गए थे और फिर 8-10 वर्ष बाद जाएंगे तो नेचुरल है कि वो बड़े हो गए होंगे और उनका हुलिया भी कुछ चेंज हो गया होगा, जिससे वो नहीं पहचान पाया। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। जो लाख की गोलियां जिसको वो देता था वो बोला कि मैं जनार्दन हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा है। यानी वो सोच रहा था कि कौन है, कहाँ से, कब मैंने इसको देखा था या फिर कब ये गोलियां ले जाता था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद आए हो। यानी उसे याद आ गया। उसने तुरंत कहा कि बेटा आओ बैठो। इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर कुछ शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने उससे पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। यानी वो कह रहे हैं कि एक जो काम था मेरी लाख की चूड़ियाँ बनाने का, वो तो बहुत दिन पहले ही बंद हो गया है और आजकल कोई लाख की चूड़ियाँ पहन ही नहीं रहा है कि मैं बनाऊँ। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल यहाँ कल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव। यानी वो बड़े मन को कष्ट उन्हें हुआ कि मतलब अब जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, बेचता था, जब उसका कारोबार बंद हो जाता है तो उसी तरह की फीलिंग आती है कि मतलब अब धीरे धीरे हमारा युग मशीनी युग हो गया है, हर चीज़ों में मशीनों का प्रयोग होने लगा है। तो वही वो बता रहा है कि आजकल तो सब काम मशीन से हो गया है। खेत भी मशीन से जोते जाते थे। पहले खेत किससे जोते जाते थे? बैलों या निहालों के द्वारा जोते जाते थे। अब ट्रैक्टर आ गया है, अब उससे भी बेहतर यंत्र आ गए हैं जिससे बहुत सारे काम एकदम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई, वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी जैसे सीजन बदलता है तो सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है, उसी तरह उसने बताया कि मुझे फसली खांसी है बेटा, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और आजकल अगर खांसी हो जाए तो तुरंत सब कहेंगे कोरोना हो गया है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए, मैंने इस मशीन के युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मैंने उसने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर यानी मेरे सामने होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। यानी उसको याद आ गया कि जब ये आता था बचपन में तो मैं आम खिलाता था, अब मैं भूल गया। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँ तुमको। वो बोला, बदलू कि मैं बिना आम खिलाए तुमको कैसे जाने दूँगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल में बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो वाह वाह,
हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता। एक वक्त मतलब एक टाइम में मैं इससे ज़्यादा आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हो। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत भव रही थी, यानी उसकी बेटी जो थी वो लाख की चूड़ियाँ पहने हुई थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यानी वो जब वो लाख की चूड़ियाँ देख रहा था तो बदलू भी ध्यान दे रहा था कि क्या देख रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी वो शादी विवाह में उस जोड़े का महत्व बहुत अधिक बताता था। जब उसको लगा कि ये 10 आने मेरे लाख की चूड़ियों का मेहनताना नहीं है तो उसने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। उसने तुरंत उनसे कहा कि जाके शहर से ले आइए, मैं नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। यानी वो बदलू काका जो चूड़ियाँ बनाते थे उनका व्यवसाय बंद हो गया, मशीनी युग आ गया, लेकिन जब उन्हें वो लाख की बची हुई चूड़ियाँ देने को हुआ तो जब वो गए, जब उनको उनके हिसाब से मेहनताना नहीं मिला, यानी उन्होंने जो मेहनत की थी जिस हिसाब से वो उसका दाम चाहते थे वो नहीं मिला, तो उन्होंने वो चूड़ियाँ उनको नहीं दिया। यानी अपने स्वाभिमान को उन्होंने अपने स्वाभिमान को उन्होंने परे नहीं रखा। यानी उन चूड़ियों का महत्व उनकी नज़र में बहुत अधिक था, इसलिए उसको नहीं दिया उन्होंने। और उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, यानी उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। तो जो जनार्दन थे उन्होंने कहा कि मतलब उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी इसमें कहने का ये तात्पर्य है कि वो बहुत ही अपने अस्तित्व के, अपने स्वाभिमान के बहुत पक्के व्यक्ति थे और वो अपने स्वाभिमान के आगे, अपने मेहनत के आगे झुकना पसंद नहीं था उनको। तो ये सब चीज़ें देखकर जनार्दन जो बचपन से उनके यहाँ जाते थे उनको बहुत खुशी महसूस हुई। तो इसमें यही उस लाख की चूड़ियों के महत्व और मशीनी युग के आ जाने से जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया गया है। और हर चीज़ को अपने अपने जगह से बहुत ही अच्छे ढंग से परोसा गया है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर का PDF डाल दूँगी ग्रुप में, और आप लोग इसको लिखते रहिएगा और याद भी करते रहिएगा। स्कूल खुलेगा तो सारी कॉपियाँ चेक होंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।